विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस स्कूल्स यूट्यूब चैनल। विषय हिंदी, कक्षा चौथी, घटक सर्वनाम, जिसे अब कहते हैं प्रोनाउन। चित्र में देखकर वाक्य बना सकते हैं। माँ ने बेटे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, माँ मैं पढ़ रहा हूँ। रवि ने पूछा, कौन चिल्ला रहा है? दिए गए वाक्यों में अगर हम देखते हैं तो बेटे के स्थान पर तुम और मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार अनजान के लिए रवि ने पूछा, कौन चिल्ला रहा है? अनजान के लिए कौन शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और ये जो तुम, मैं, कौन ऐसे जो शब्द है, यही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग को रोककर भाषा को प्रभावी बना देते हैं। क्या करते हैं सर्वनाम शब्द? सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग को रोककर भाषा को प्रभावी बना देते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सब नामों के लिए किसी संज्ञा यानी नाम का प्रयोग बार बार करना अच्छा नहीं लगता। किसी संज्ञा यानी नाम का प्रयोग बार बार करना अच्छा नहीं लगता, अतः उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने उदाहरण द्वारा देखा है। जहाँ माँ ने बेटे से पूछा, वहाँ बेटे की जगह तुम का प्रयोग किया गया है, और बेटे ने बेटे की जगह मैं का प्रयोग किया गया है। वैसे ही रवि ने अनजान व्यक्ति के बारे में कौन इस सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पूछा है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि सब नामों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख सर्वनाम। देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख सर्वनाम है, जैसे कि मैं, आप, हम, वह, कौन, तुम, और उसी श्रृंखला में नीचे अलग अलग सर्वनाम आए हैं, जैसे कि मैं, वह, मेरा, आप, हमारा, यह, हम, तुम्हारा, इनकी, वह, उसका, कुछ, कौन, उसे, कोई, तुम, जो, क्या। यह इतने कुछ प्रमुख सर्वनाम है जिनका प्रयोग हम वाक्य में संज्ञा की जगह कर सकते हैं। सर्वनामों का हम प्रयोग संज्ञा की जगह कर सकते हैं, और इन सर्वनामों के आधार पर सर्वनाम के कुछ भेद हैं। तो वो भेद कौन कौन से हैं? आइए चलो देखते हैं। सर्वनाम के भेद है 6। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां भेद है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनामों के आधार पर यह उनके 6 भेद हैं। इन 6 भेदों की अब हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। किन सर्वनामों का उच्चारण या वर्गीकरण कौन से सर्वनाम में होता है, यह हम अधिक जानकारी द्वारा जान लेते हैं। अब तक हमने यह जानकारी प्राप्त कर ली है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बार बार संज्ञा का उपयोग करना अच्छा नहीं लगता, उसी वजह से हम संज्ञा की जगह जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तक हमने जानकारी ले ली है। सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, उनमें से आइए पहले भेद की हम परिभाषा
और उनके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। तो पहला भेद है, सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस भेद की परिभाषा यह है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले, जो व्यक्ति बोलता है, सुनने वाले, जो किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए कुछ वाक्य, कुछ इंफॉर्मेशन को सुनता है या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्तियों के बारे में देखिए, यह शब्द बहुत जरूरी है। व्यक्तियों के बारे में प्रयोग किए जाते हैं, यानी उन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक। अगर हम ये नाम देखेंगे पुरुषवाचक, तो इसी में ही इस परिभाषा का हमें आधी जानकारी यहीं पर हम प्राप्त करते हैं। पुरुषवाचक, इस नाम में ही इस डेफिनेशन की आधी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाती है। तो फिर एक बात देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स व्हाट? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम यानी वो शब्द व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। मीन्स व्यक्ति जो सुनता है, बोलता है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में उपयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को, वैसे सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। इसमें भी देखिए, हम मैं बोलते हैं तो किसी व्यक्ति का उल्लेख आता है, तुम बोलते हो तो हम किसी व्यक्ति प्रति उल्लेख करते हैं, वह यानी कि किसी व्यक्ति का हमें निर्देश किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम हम जानते हैं कि बार बार संज्ञा का प्रयोग न करते हुए हम ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं कि जो वाक्य की रचना में रुचि लाता है, वाक्य के लेखन में सुंदरता लाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी मैं, तुम, वह आदि। चलिए फिर अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। यहाँ देखिए, हमने लिखे हैं मैं, तो हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर वाक्य दिया है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं, ये क्या है? सर्वनाम है। तुम हमने लिखा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो? तुम। वह हमने सर्वनाम लिखा है, वह पढ़ रहा है। देखिए, हमने जो परिभाषा लिखी है, बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति। मैं यानी बोलने वाला, तुम यानी सुनने वाला, वह यानी अन्य व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्तियों का उल्लेख है, यानी मैं, तुम, वह, हम यह व्यक्तियों के लिए बोलते हैं। यह शब्द हम प्रयोग कब करते हैं? व्यक्तियों के लिए करते हैं। तो यह देखिए, पुरुषवाचक जो व्यक्तियों नामक उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं, तुम, वह, यह क्या हुए? पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। आइए अब देखते हैं दूसरे भेद की जानकारी। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, इसका, उसने आदि। यह जानकारी अधिक करने के लिए हम उदाहरण देखते हैं। इसे हटाओ, वह मेरा घर है, उससे बात मत करो। अब देखिए, इसे, उससे, वह, हमारी डेफिनेशन क्या है? निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले। जैसे कि इसे हटाओ, यानी परफेक्ट हमें मालूम होता है कि हमें कुछ ना कुछ हटाना है। उससे बात मत करो, सामने वाली जो व्यक्ति है उससे बात नहीं करने के लिए निश्चित रूप से कहा गया है। आगे, वह मेरा घर है। डेफिनेटली वो निश्चित रूप से घर है, यानी वह मेरा है। अगर वह मेरा कह के यहाँ पर
वर्णन किया गया है तो वो निश्चित रूप से है। और इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन परिभाषा हमें यह मिलती है, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे, उससे, वह, यह, इसका, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनामों का 6 जो भेद है उनमें से यह दूसरा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम क्या करते हैं? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए व्यवहार में लाए गए सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में लिखते हैं और उन्हें संकेतवाचक भी कहा जाता है, क्योंकि उनसे हमें वो जो शब्द इस्तेमाल किए होते हैं उनसे हमें निश्चित रूप से पता चलता है कि किस व्यक्ति के बारे में या वस्तु के लिए वह शब्द उपयोग में लाए गए हैं। जैसे कि वह गुणी व्यक्ति है, जो व्यक्ति के बारे में वो यह बात कही गई है वो परफेक्ट रूप से, निश्चित रूप से कही गई है, इसलिए इसका नाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चित रूप से, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम के भेद 6, उनमें से हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। अनिश्चयवाचक, देखिए नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, अनिश्चय, यानी कि कोई भी ठोस नहीं, परफेक्ट नहीं, शुद्ध रूप से नहीं, ऐसे इसका मतलब हो सकता है। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है। कोई बाहर खड़ा है, वह किसी से मिलने आया है। हमें यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं और उदाहरणों से हमें पता चलता है दूध में कुछ पड़ा है। अगर हम उदाहरण देखते हैं, दूध में कुछ पड़ा है, हमें परफेक्ट रूप से यहाँ दूध में क्या पड़ा है यह यहाँ पर मालूमात नहीं होता, यानी निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि दूध में ये पड़ा हुआ है। तो कुछ यानी निश्चित रूप से हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, कोई बाहर खड़ा है। कोई यानी कौन? अगर हम परफेक्ट बता सकते हैं कि यह नामक व्यक्ति बाहर खड़ी है तो हम उसे कहते हैं निश्चित रूप से। लेकिन कोई बाहर खड़ा है, इससे हमें निश्चितता कुछ भी दिखाई नहीं देती। इसलिए देखिए सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक, और परिभाषा में भी क्या दिया हुआ है? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। दूध में क्या कुछ पड़ा है, हमें किसी निश्चित वस्तु के बारे में यहाँ पर भी जानकारी नहीं मिल रही है। कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य से हमें किसी निश्चित व्यक्ति की जानकारी नहीं मिल पा रही है। वह किसी से मिलने आया है, वह कौन से व्यक्ति से मिलने आया है यह भी हमें निश्चित रूप से यहाँ पर पता नहीं चलता। तो इसकी परिभाषा के अनुसार यह कौन से सर्वनाम है? कोई, किसी, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो फिर चलिए देखते हैं एक बार अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं।
जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किससे आदि। उदाहरणों से ही हमें पता चलता है। कौन रो रहा है, यहाँ पर कौन यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और रो रहा है प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी वाक्य में भी यह सर्वनाम को लेकर यहाँ सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य तैयार किया गया है और वाक्य प्रश्न रूपी है, प्रश्नार्थक है। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है। यह कार किसकी है। अब हम देखते हैं तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम के शब्द प्रश्न पूछने के काम आए हैं। यहाँ, कौन, यह सर्वनाम के शब्दों के द्वारा हमने क्या है किया है, प्रश्न पूछे हैं। जैसे कि कौन रो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यह कार किसकी है। प्रश्न पूछने के काम आने वाले सर्वनाम उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब तक हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनामों के बारे में जानकारी हासिल की है। अब चलते हैं अगले सर्वनाम की ओर। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। पहले आइए संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़े। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम का शब्द ऐसा है जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़े। जैसे देखिए, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम वाक्य देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर संबंधवाचक, जैसी को हमने वैसी शब्द, हमारी डेफिनेशन है सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से। यहाँ पर जैसी सर्वनाम शब्द ने वैसी शब्द से संबंध जोड़ा है। जिसकी सर्वनाम शब्द ने उसकी शब्द से संबंध जोड़ा है। जो सर्वनाम युक्त शब्द ने वो सर्वनाम युक्त शब्द से संबंध जोड़ा है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। दो सर्वनामों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पहला सर्वनाम दूसरों से अपना संबंध प्रस्तुत करता है, इसलिए इस सर्वनाम के भेद का नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम जो हम अभ्यास रहे हैं, जिनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, ज़्यादातर इनके नामों में ही, इनके भेदों के जो नाम है, इन नामों में ही उनका अर्थ छुपा हुआ है और इसी अर्थ की वजह से हमें परिभाषा समझ लेना आसान हो रहा है। अंतिम सर्वनाम का भेद यानी छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखिए, निज यानी खुद के प्रति, निजवाचक जिन शब्दों का प्रयोग काम करने वाला अपने लिए करता है, खुद के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं प्रति। निज यानी स्वयं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये जो सर्वनामों के भेद है, इनके नामों में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है और नामों द्वारा इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन समझ लेना हमारे लिए बहुत ही आसान हो रहा है। जिन शब्दों का प्रयोग काम करने वाला अपने लिए करता है, स्वयं के लिए, निज के लिए, देखिए इसी डेफिनेशन में इसका अर्थ छुपा हुआ है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि स्वयं, खुद, अपने, आप, यदि। देखिए, हमने पहले ही कहा निज यानी स्वयं, खुद के लिए। अपना काम स्वयं करो, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। काव्या ने अपने आप को आईने में देखा। अपने आप को, खुद, स्वयं, यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग
यानी सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों के 6 भेदों का अभ्यास कर लिया है।